हेलो बच्चों, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से जीपीएस एकेडमी में स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगामी जो हम लोगों का एग्जाम है क्लास 12 के 2026 के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 का आप लोगों के सामने में उसका वीडियो लाए थे जिन्हें आप लोगों ने देखा, लेकिन आज के सेशन में आप लोगों से थोड़ा सा आप लोगों का तैयारी को लेकर और जो पिछले वीडियो में जो आप लोगों ने देखा उसको थोड़ा सा मिक्स करके और उनके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर हम आए हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों का जल्द ही जो है डेली आप लोगों का लगभग जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, लगभग कहने का मतलब है यहां पर हर टीचर यहां पर रेडी है, तैयारी में लगे हुए हैं, सब कोई आपके वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार में लगा हुआ है और वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को जल्दी ही आपको सारे सब्जेक्ट जो है आप लोगों को हर किसी का लाइव वीडियो या तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आप सब मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अब तक जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे हम ये बात बोलेंगे कि आपका साथ हमें चाहिए। यदि आप मेरे साथ हैं तो हम आपके साथ पहले से ही खड़े हैं। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे चैनल को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए, उन्हें अपने साथ जरूर जोड़िए, ताकि यदि आपका भला हो रहा है तो उनका भी भला करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम जो आज के सेशन में बात कर रहे हैं आपको एक बार फिर से बोल देते हैं। क्लास 12 के 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, जो आने वाले क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, उनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर वाइज आपको देना होगा। एक चैप्टर में जितना भी चीजें आप लोगों को मिलेगा तो वो कंप्लीट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरा जो लेक्चर होगा वो सब एक एक लेक्चर का एक एक नंबर होगा, उसको उस सीरियल से आप देखते रहिएगा। जैसे आप लोगों का मेरा पहला लेक्चर था वो आप देख लिए, अब आज का जो वीडियो होगा वो दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, फिर उस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा और इस दरमियान में आप लोगों का जो है बायोलॉजी का एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कंप्लीट किया जाएगा। बच्चों, हम चाहेंगे कि आप जब अब जुड़े हैं तो जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हम चाहेंगे आपको एक लाइन सुना देते हैं। चलिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, थोड़ा अच्छा फील होगा, है ना। कहते हैं क्या, कुछ नशा तेरी बात में है। कहते हैं कुछ नशा तेरी बात में है, अब कुछ नशा ये धीमी बरसात में है। कुछ नशा तेरी बात में है, अब कुछ नशा ये धीमी बरसात में है। मुझे शराबी यूं ना कहिए, मुझे शराबी यूं ना कहिए, ये नशा पहली मुलाकात का है। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो क्लास 12 के 2026 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाले आगामी एग्जाम में जो हमें बायोलॉजी में पूछा जा सकता है, उससे जो संभावित जो क्वेश्चन है उन पे हम बातचीत करेंगे। और पिछले वीडियो में जो आप क्वेश्चन देखे होंगे उनमें से 2-4 क्वेश्चन उसका ऐड किए हैं ताकि आपका भी टेस्ट हो जाए कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको जहां पर लगेगा ये क्वेश्चन हम जान रहे हैं, उसको वहां पर कमेंट में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। कह रहा है क्या, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द मैक्रोस्पोरेंजिया व्हिच नर्सेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज। क्या क्या, पहला ऑप्शन क्या, बीजाणु जनन उत्तक जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरा तंतु फिलामेंट, ऑप्शन सी टेपिटम और ऑप्शन डी अंतःचोल या इसी को कहते हैं इंटाइन। तो ये क्वेश्चन आप लोग पिछले वीडियो में जो है
आप लोग पढ़े हुए थे, तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपके सामने जो ऑप्शन है आप लोगों को बताए थे, ये टेपिटम जो है ये लघु बीजाणुधानी का एस्पोरेंजिया का सबसे इंटरनल यानी सबसे आंतरिक पार्ट है, इनरमोस्ट लेयर है, और यही जो है परागकण के डेवलपिंग के समय में इन्हें न्यूट्रिशन जो है उसे पोषण प्रदान करती है। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी नंबर हो जाएगा, ये सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहते हैं आपको। अब देखिए यहां पर जेनेटिक्स का सवाल आ गया। कहते हैं क्या कि अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़े को लिया था, कितने विपरीत जोड़े के लक्षण के ऊपर जो है इन्होंने अपना रिसर्च को किया था, कितने को चुना था। पहला ऑप्शन दिया है, क्या दिया बोले, 14 जोड़े, 2 पेयर्स, 1 पेयर्स या 7 पेयर्स। आप लोग पढ़े हुए हैं, यही होता है थालाफोर रीजन। देखिए आ गया ना। तो कहते हैं कि मेंडल ने जो है अपने 7 वर्षों में 7 जोड़े मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपना रिसर्च किया। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने मटर के पौधे में जो उन्होंने कैरेक्टर चुना वो 22 कैरेक्टर को चुना था, लेकिन उनमें उन्होंने मात्र 14 कैरेक्टर पर उन्होंने स्टडी किया, यानी 7 जोड़े पर उन्होंने अपना रिसर्च किया था। तो ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी। ये हो गया 7 जोड़े विपरीत। अब यहां पर चूंकि बात कर रहे हैं, मटर का बात आ रहा है, तो आप लोगों को ये इसे जुड़ा सवाल पूछ सकता है। जैसे मेंडल ने जो मटर का पौधा का इस्तेमाल किया था, तो वो मटर का पौधा कहां का था, क्या जंगली मटर था, गार्डन मटर था, कौन सा मटर था। तो याद रखिए पूछेगा आपको, तो आप बोलेंगे कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अपना जो रिसर्च किया था वो गार्डन बगीचे का मटर था, है ना, तो गार्डन मटर। नंबर दूसरा, इसे जो मटर के जो पौधे हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। ये जो बच्चे जान रहे हैं वो कमेंट करें, मटर में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। अब अगला, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो मटर के जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले बाबू, पाइसम सटाइवम। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये भी पूछा जाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या बोलेंगे, पाइसम सटाइवम। ठीक है, चलिए तो ये 2 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर में कहते हैं कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में, यहां गौर कीजिएगा, 2 गो चीजें हैं कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस परपोसी, किस होस्ट में संपन्न होती है। आपको कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टेक्स प्लेस इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग होस्ट। आपके सामने ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया है ह्यूमन, दूसरा ऑप्शन दिया है मादा एनोफिलीज मच्छर जिसे फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो, ऑप्शन सी नर एनोफिलीज, और डी नंबर ए और बी बोथ, दोनों ए और बी दोनों बोथ। क्या होगा, आपको ये चीजें क्लियर कर लीजिए। ये जो आपको पूछ रहा है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में किस होस्ट पर होती है, तो लैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो मादा एनोफिलीज मच्छर फीमेल एनोफिलीज मस्क्यूटो में होगा। इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, लैंगिक जनन, इसमें लैंगिक जनन हो जाएगा, और ये जो मानव है इसमें आपको मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अलैंगिक जनन। इसमें आपको अलैंगिक जनन देखने के लिए मिलेगा। चलिए ठीक है, अब तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा हम लोगों को बाबू बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं आपको कि मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है। कहते हैं एट व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल। कहते हैं एक मानव मादा में अंड जनन की क्रिया जो है oogenesis की प्रोसेस कब शुरू होती है। आपको बता दी यहां पर ऑप्शन क्या क्या दिया है, यौवन आरंभ के समय, आगे क्या रजोदर्शन के समय, रजोनावृत्ति के समय, या भ्रूणीय परिवर्धन के समय। बताइए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक छोटी बच्ची, एक लड़की जब अपने मां के गर्भ में रहते हैं तो जिस समय उसके भ्रूणीय परिवर्धन का विकास का जब समय होता है ना,
उसी समय में बाबू उसके अंदर में oogenesis की जो इनिशियल पीरियड होती है वो सारे चीजें शुरू हो जाती है। तो ये 4 का जो एक सटीक आंसर होगा वो होगा डी नंबर, भ्रूणीय परिवर्धन के समय। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 5। कहता है यूकैरियोट में, यूकैरियोट मतलब हम लोग, जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस, बोल सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मिलता है, सत्य केंद्रक मिलता है, उसे हम लोग यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है। ठीक है, कहते हैं क्या कि यूकैरियोट में डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन होती है। कहते हैं इन यूकैरियोट द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इट। आपको ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस अवस्था में होती है? एस अवस्था में, जी अवस्था में, G2 अवस्था में, G0 अवस्था में। याद रखिएगा बच्चों कि रेप्लिकेशन की जो क्रिया होती है वो सिंथेसिस फेज में होती है, यानी एस अवस्था में होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उस समय आप लोगों से पूरा जिक्र किए होंगे, है ना। अच्छा, यहां पर हम एक क्वेश्चन जोड़ना चाहेंगे। कोई बच्चा अगर आप जवाब दे सकते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है, ये रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इनको सबसे पहले, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में सबसे पहले बताया किसने, और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की क्रिया को जो है, वो प्रोसेस को जो है प्रूव किसने किया, किसने बतलाया? ये बात आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। चाहिए देखिए, तो हमने कहा कि यूकैरियोटिक जो है उसमें जो रेप्लिकेशन होती है वो कौन अवस्था में? एस अवस्था में। तो 5 का क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बाबू आपको कि सामान्य जुकाम का कारक है। जैसे हम लोगों को नॉर्मल जो सर्दी खांसी होता है ना, इसी को कॉमन कोल्ड कहते हैं। वो कहते हैं कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय, किनके द्वारा होता है? आपको पहला ऑप्शन दिया है राइनोवायरस, नंबर दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अगला दिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, आगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब ये आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है। अब आपको क्लियर करते हैं, ये जो राइनोवायरस है, इस राइनोवायरस के द्वारा ही हम लोगों में क्या होता है? राइनोवायरस के द्वारा ही हम लोगों में कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी होता है। ठीक है, और ये जो आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो दिख रहा है, इससे हम लोगों में निमोनिया नामक बीमारी होती है। हम लोगों में जो निमोनिया होता है वो किससे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। ठीक है, तो 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का ए, राइनोवायरस के द्वारा हम लोगों में होता है। ठीक है, हम इनके बारे में हर एक बीमारी के बारे में आपको जिक्र कर देंगे, जिससे क्या होगा आप लोगों को ये जितने भी उसके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो सारे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? तांबा मोचक अंत गर्भाशय युक्ति से मोचित तांबा आयन। अब वो तांबा आयन क्या करता है, किस लिए? तो वही कहते हैं आपको। तो पहला नंबर ऑप्शन दिया है आपको, गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ऑप्शन बी, शुक्राणुओं के भक्षण क्रिया को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। डी नंबर, अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध कर देता है। आपको बताइए तांबा मोचक जो अंत गर्भाशय युक्ति होती है, जिसमें हम लोग कॉपर टी बोल सकते हैं, उसके बाद कॉपर 7 बोल सकते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उस कॉपर में जो तांबा जो आयन है वो किस चीज में, क्या चीजों में मदद करता है, किस चीज में काम करता है? गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ऑप्शन बी, शुक्राणुओं के भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देता है। और ऑप्शन सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। देखिए यहां पर तांबा मोचक जो है, ये कॉपर जो आयन है वो शुक्राणुओं के भक्षाणु क्रिया को बढ़ा देगा, मतलब इनको मारकर उनको नष्ट कर देगा, यानी उस चीज को समाप्त करने का काम करेगा, मारने का काम करेगा। ठीक है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को जी उनको पूरी तरह वीक कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इनमें जो एक सटीक आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी और ये सी होगा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं लास्ट ऑप्शन जो डी दिया, अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करता है, यहां पर डी न देके इसमें बी और सी दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग का थोड़ा सा मिस्टेक है, उनको अगेन उसको समझाना पड़ेगा कि इसको ठीक से करिए। तो 7 का जो आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपको 8 नंबर में, स्त्री केसर का वह भाग। स्त्री केसर का यानी बात कर रहे हैं हम लोग किसका? तो पुष्प के मादा जनन अंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। तो स्त्री केसर का वह भाग, तो स्त्री केसर का कौन सा पार्ट? ये देखिए, ये डायग्राम हम पिछले क्लास में भी बनाए थे आप लोगों को, और ये क्वेश्चन सॉल्व आप लोगों का किया हुआ है। इसमें समय नहीं लगेगा, आप लोगों को तुरंत हो जाएगा। तो वह भाग, तो इसमें ये वाला भाग हो गया ओवरी, जिसे हम लोग अंडाशय कहते हैं। ये वाला हो गया स्टाइल, जिसे वर्तिका कहते हैं। और ये हो गया स्टिग्मा।
जिसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहीं पर आके पराग कण आके गिरेगा, है ना, तो ये वाला प्रतिनिधित्व करता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तिकाग्र। कौन सा हो जाएगा ये? वर्तिकाग्र, ये स्टिग्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में किस संक्रमण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समानुपात, कहते हैं निम्नलिखित में किस संक्रमण, संक्रमण के द्वारा नहीं, संकरण, किस संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिले हैं? अब देखिए आपके सामने में आपको यह ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनमें आप इसे कैसे निकालोगे? तो इन्हें आप क्रॉस करके निकाल सकते हैं। कैसे क्रॉस करके निकालेंगे? तो आप लोग बताइए, जेनेटिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो लाजवाब होता है, उसको समझने वाला होता है, उनको समझना होगा। चलिए हम इनको क्रॉस करके देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बताएंगे कैसे। पहला नंबर देख लीजिए क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और दोनों का अनुपात जो है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ना। देखिए कैपिटल टी, इसमें हम लोगों को व्हाइट लेना चाहिए। देखिए क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। चलिए अब इसका गेमीट निकालिए। तो गेमीट का मतलब होता है जब हम लोग द्विगुणित गुणसूत्र की संख्याओं को हम लोग क्या कर देते हैं, डिप्लॉयड क्रोमोसोम को हम लोग क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं ना, आधा कर देते हैं। तो कैपिटल टी तो आधा जब होगा तो एक कैपिटल टी, फिर इनका जब गेमीट बनेगा तो वही सेम प्रोसेस, आधा होगा तो एक स्मॉल टी। अब इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए, तो इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी। यही आया ना, कैपिटल टी क्या हो गया? स्मॉल टी। अब देखिए यहां पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये जो चीजें होगा ये हम लोगों का क्या होता है? F1 पीढ़ी। ठीक है, इसी को हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं। तो अब हम लोगों को यहां पर जो निकालना है, क्या कह रहा था हम लोगों को निकालने के लिए कि लंबे एवं बौने पौधे क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, है ना। लेकिन अब हम लोगों को यहां पर देखना चाहिए क्या लिखा है, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो ये प्लांट कैसा होगा? तो ये प्लांट हो जाएगा हम लोगों का टॉल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये टॉल, ये टॉल हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि दोनों का अनुपात बराबर हो। तो दोनों का अनुपात बराबर कैसे होगा? तो चलिए हम लोग इनको, ये F1 पीढ़ी है, लेकिन हम लोगों का क्या चाहिए? F2 पीढ़ी। तो हम आप लोगों को बताए थे कि F1 इंटू F1 इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। तो F1 में क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहां भी क्या हो गया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, आइए अब इनको जो है एक बॉक्स में बना लीजिए, और इस बॉक्स में इनको हम लोगों को क्या करना है? क्रॉस करना है। ठीक है, आइए आपके सामने में इसमें जो F1 पीढ़ी का एक मेल प्लांट ले लेंगे और एक फीमेल प्लांट ले लेंगे। तो एक तरफ में क्या हो जाएगा? मेल, और एक तरफ में क्या हो जाएगा? फीमेल। तो मेल में कौन है? कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये कैपिटल टी, और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। गौर कीजिएगा, ये कैपिटल टी को ये मेल वाला में उतार दिया कैपिटल टी, यहाँ लिखे स्मॉल टी। और ये जो F1 पीढ़ी, इसमें एक तरफ में कैपिटल टी, एक तरफ में स्मॉल टी। ठीक है, अब इनको क्रॉस कर दीजिए, देखिए क्या आता है। इन दोनों को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी, है ना। फिर जब उनको करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी हो गया। अब स्मॉल टी को इससे करिए, क्या होगा? तो इसको करेंगे कैपिटल टी, स्मॉल टी हो गया। अब इस स्मॉल टी को इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। चलिए कोई दिक्कत? टोटल हम लोगों को यहां पर दिख रहा है कि 4 प्लांट आप लोगों को मिल रहा है। ये पहला प्लांट हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये तीसरा प्लांट हुआ, और ये चौथा प्लांट हुआ। अब आइए नीचे में देखते हैं क्या है। तो कैपिटल टी, ये पौधा क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये पौधा कैसा हो जाएगा? ये भी टॉल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी होगा, स्मॉल टी अप्रभावी, इसका कोई यहाँ प्रभाव नहीं दिखाई देगा। फिर अगला कौन है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। और ये जो लास्ट में मिला था हम लोगों को स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ, यानी बौना। ये सब लंबे हो गए, ये सब लंबे हो गए, लेकिन ये क्या हो गया? बौना। यही ना, ये पहला पौधा था दोस्त, ये दूसरा था, ये तीसरा, और ये था हम लोगों का चौथा प्लांट। यही ना, ये सामने आ गया। अब हम लोगों को क्या निकला है? इसका फिनोटाइपिक या जीनोटाइपिक रेशो। वही ना पूछ रहा, दोनों का अनुपात बराबर हो। तो देखिए सबसे पहले फिनोटाइपिक
फिनोटाइपिक रेशियो। बाबू देखिए फिनोटाइपिक रेशियो कैसे निकलते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है कि जब हम लोग बाहरी कैरेक्टर को देखते हैं, जैसे आप इस तरह समझ सकते हैं, कोई पौधा लंबा है, कोई बौना है, या किसी का पुष्प का रंग बैगनी है, लाल है, ये सब बाहरी कैरेक्टर है, हम लोग इसे बाहर से इसे देख सकते हैं। तो बाहरी कैरेक्टर को ही हम लोग फिनोटाइपिक कहते हैं। यहां पर उसका रेशियो बताना है। तो आप देखिए इसमें कितना पौधा है जो लंबा है, कितना पौधा है, तो 1 2 3 पौधे जो है बाबू वो टॉल है, तो यहां लिखे 3:2। ठीक है। अब इसमें बौना पौधा देखिए K2 है, तो एक ही तो बौना पौधा है, तो लिखेंगे 1:2, तो कितना होगा 3:1, ये हो गया। अब इसका निकलना है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो, अब देखिए जीनोटाइपिक रेशियो में क्या होगा, तो आप देखना है कि ये वाला जो पार्ट है कैपिटल टी वाला K2 है। देखिए यहां पर कैपिटल एक साथ वाला, एक साथ जो है कैपिटल एक ही गो है 1:2। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला तो देखिए K2 है, एक ये कितना हो गया 2, तो 2:2। और फिर ये स्मॉल टी वाला K2 है, एक है, तो लिखेंगे 1:2। बोले कोई दिक्कत। अब आपसे हम पूछते हैं क्या दोनों का जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो आया क्या वो एक जैसा है, एक समान है? नहीं है। तो मेरा पहला नंबर जो ऑप्शन था वो ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया बाबू, वो गलत हो गया हम लोगों का पहला ऑप्शन, ये हम लोगों का कट्टू। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे। इसका हम यहीं पर करना चाहेंगे। देखिए क्या लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरा क्या है स्मॉल टी है ना। चलिए इसका गैमीट निकालिए। क्या गैमीट निकलेगा, तो इसका चूंकि इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका गैमीट बनेगा ही नहीं, ये सेम टू सेम रह जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा ऑप्शन में हम लोगों दूसरा जो है स्मॉल टी इनको गैमीट बनाइए तो एगो स्मॉल टी आएगा, हो गया ना। अब इनको चलिए क्रॉस कर दीजिए, तो इस कैपिटल टी को एक बार स्मॉल टी से होगा तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। कोई दिक्कत? चलिए इसका काम हो गया। अब कैपिटल टी का काम खत्म, अब स्मॉल टी का। इस स्मॉल टी को एक बार किससे करेंगे स्मॉल टी से, तो स्मॉल टी होगा। आप हमें बताइए ये पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या होगा, प्रभावी कौन है कैपिटल टी, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। कैपिटल टी प्रभावी है मतलब टॉल हो जाएगा, ये प्लांट क्या हो जाएगा बाबू टॉल लंबा। लेकिन यहां पर दोनों स्मॉल टी है तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि दोनों अप्रभावी है, यहां पर दोनों रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा ड्वार्फ हो जाएगा। हो गया ना। अब हम आपसे केवल पूछेंगे यहां पर वही चीजें, इसका आप हमें बताइए फिनोटाइपिक रेशियो, आप बता दीजिए क्या होगा फिनोटाइपिक रेशियो। यहां देखिए आपको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो अभी बताए थे सीखने के लिए कैसे। फिनोटाइपिक में देखते हैं बाहरी कैरेक्टर को, बाहरी लक्षण को कि कौन सा लक्षण इसमें काम करता है। तो लंबा कितना पौधा है एक तो लिखेंगे 1:2। ठीक है। अब आगे कितना पौधा इसमें बौना है, तो एक तो 1:1, यही आया ना। अब आते हैं इसका जीनोटाइपिक रेशियो में। इनका जब जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा यहां पर कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला K2 है तो ये एक ही गो है, तो लिखेंगे यहां पर 1:2। और ये जो स्मॉल टी वाला ये कितना है, ये भी एक ही है, तो यहां पर हो जाएगा 1:1। मेरे बच्चों आपके सामने में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों एक जैसा है, दोनों एक है। तो आपका सवाल यही था ना कि इनमें से किस संकरण के द्वारा लंबे बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर हम लोगों को ये फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक को दिखाने का कोई मतलब नहीं था, ये चीजें आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए। हमें मात्र कहा गया था लंबे और बौने पौधे, तो यहां देखिए यहां भी लंबा पौधा एक है और यहां भी बौना पौधा एक है, दोनों का अनुपात क्या हो गया बराबर। तो अब यहां पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो बी नंबर। ये नीचे को ट्राई करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर क्या है बी। तो बाबू एग्जाम में हम लोगों को इस तरह करके नहीं करना है, इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए।
इसलिए बार बार बोल रहे प्रैक्टिस चाहिए आपको। ये प्रैक्टिस जो है आप लोगों को तुरंत, जब ये क्वेश्चन आंसर जब बार बार हम लोग जब इनको पढ़ते हैं देखते हैं ना, तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक एक बार में हम लोग क्लियर कर जाएंगे। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक बात और बोलना चाहेंगे आप लोगों से। पढ़ाई पसंद आ रहा हो, दिल से, अपने दिल से कमेंट कीजिए। आपको बार बार बोल रहे हैं, ये चीजें हम लोगों को हिम्मत देती है पढ़ाने में। हम लोगों को ताकत मिलता है उससे। आपका एक कमेंट जो आपको ठीक लगे वो चीज आप करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हम लोगों को हिम्मत मिलता है जब आपका हमको कमेंट मिलता है पढ़ने के लिए। क्या कहते हैं आप जरा ध्यान दीजिए। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये कहते हैं एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड के द्वारा, ध्यान दीजिए न्यूक्लियोटाइड का बोल रहा है, न्यूक्लियोटाइड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, एचएन बॉन्ड के, एचएन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ता है? ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो न्यूक्लियोटाइड का जैसे ही बात करें, न्यूक्लियोटाइड यहां जो आपस में, दो न्यूक्लियोटाइड जो आपस में यहां पर जुड़ा रहेगा, वो जुड़ा रहता है बच्चों फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से। एकदम याद रखिएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ा रहेगा, वो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, एचएन बंधन। जैसे आपको एडेनिन थायमिन से जुड़ा रहेगा, वो हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा रहेगा, वो आपको किससे रहेगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा आपस में वो क्या रहता है? जुड़ा हुआ। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको? निम्न में कौन एचआईवी के प्रसारण का कारक नहीं है? कहता है इनमें ऑप्शन दे दिया आपको कि किनके द्वारा एचआईवी जो है वो फैलती नहीं है, स्प्रेड नहीं करती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पहला, विभिन्न यौन साथी के द्वारा, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, इसके द्वारा तो फैलती है। ऑप्शन बी, संक्रमित सुई के द्वारा, अगर कोई एड्स से ग्रसित आदमी है और उनको अगर इंजेक्ट किया गया है तो उनकी जो निडिल होगा, वो जो सुई होंगे वो संक्रमित हो गया। वही कह रहा है, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से तो फैलेगा। और ये बेचारा क्या प्रसार का कारक नहीं पूछ रहा है कि कोई से एचआईवी नहीं फैलती है, लेकिन ये ऑप्शन जो बोला इससे भी तो फैलेगा। आगे, मच्छर का काटना यानी मॉस्किटो बाइट से, क्या मच्छर के काटने से एड्स फैलती है? तो बाबू याद रखिएगा, मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता, हम अभी जिक्र कर देंगे। और डी नंबर कहते हैं संदूषित रक्त का आदान से, मतलब अगर कोई ऐसा ब्लड हो, कंटामिनेटेड ब्लड हो, जो दूषित ब्लड हो, जैसे एचआईवी उसमें हो और वो ब्लड किसी दूसरे को दिया जाए तो उसमें भी ये बीमारियां फैलती हैं। लेकिन ये जो मच्छर के काटने का बात किया, इनके ऊपर बताते हैं आप लोगों को। एक शब्द अच्छा से सुन लीजिएगा, क्या कहते हैं? एड्स जो नहीं फैलते हैं उसके क्या क्या चीजें, किन किन चीजों से एड्स नहीं फैलता है? ध्यान रखिएगा, एड्स से ग्रसित आदमी के कपड़े, एड्स से ग्रसित आदमी के मोबाइल फोन, एड्स से ग्रसित आदमी के साथ सोने का मतलब उनके साथ लेटना, एड्स से ग्रसित आदमी के कपड़े का इस्तेमाल करने से, एड्स से ग्रसित आदमी के हाथ मिलाने से, एड्स से ग्रसित आदमी को हग करने से, गले मिलने से, एड्स से ग्रसित आदमी से बातचीत करने से, एड्स से ग्रसित आदमी के आसपास संपर्क में रहने से, आखिर में मच्छर, मक्खी और एड्स से ग्रसित आदमी को किस करने से एड्स नहीं फैलती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, मतलब एचआईवी संक्रमण नहीं होती है, ये ध्यान में रखिएगा चीजें। तो आप लोगों को यहां पर जिक्र कर दिया कि मच्छर के काटने से जो है, मॉस्किटो बाइट से एड्स जो है प्रसारण नहीं होते हैं, ये स्प्रेड नहीं होती है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे कितना कह रहे क्वेश्चन 12 क्या कहता है आपको कि रासायनिक रूप से आरएनए डीएनए से क्रियाशील और स्थिर है। आपको इन दोनों के बारे में पहले इनका कैरेक्टर आपको बता देते हैं, खुद आंसर आप कर लीजिएगा। ये आरएनए पल पल में बदलता है, ये जो आरएनए है ना, ये हर पल बदलता है। इनको बदलने के लिए कुछ समय काफी है इनके लिए, ये बदलते रहता है। और ये जो डीएनए है, ये क्रियाशील जो होंगे वो धीमी से काम करेगा इनके तुलना में, आरएनए के तुलना में। आरएनए जो होते हैं, अब बाबू आप लोगों को मालूम होना चाहिए
2020 का वो समय जब हम लोग कोरोना से जूझ रहे थे, कोरोना से लड़ रहे थे, उस समय का बात आपको ये मालूम हो ही गया होगा कि कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था, और आरएनए के कारण से उनमें बार बार बदलाव हो रहा था, बार बार उनके नए नए वेरिएंट आ रहे थे। वो नए नए वेरिएंट का वजह था कि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और आरएनए बदलते रहता है। तो याद रखेगा, ये आरएनए जो होता है वो क्रियाशील होते हैं, ध्यान रखेगा, क्रियाशील, बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और स्थिर बहुत कम होते हैं। क्रियाशील अधिक, स्थिर क्या होगा, बहुत कम। एकदम ध्यान रखिएगा ये कि आरएनए जो होता है ना बहुत क्रियाशील होता है, और ये स्थिर रहने वाला नहीं है, एकदम हमेशा अपने आप में चेंजेस करते रहता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया कि समान, या पहला दी, जैसे यहां पर देख, क्रियाशील के लिए कि समान होते हैं और स्थिर क्या समान होते हैं। तो आगे बी नंबर क्या, कम, आगे कह रहा है आपको कम क्रियाशील क्या, आरएनए कम होता है, और स्थिर क्या अधिक होती है। कहां से क्रियाशील कम हो गया, कभी हो नहीं। ऑप्शन सी में कहते हैं अधिक, कहते हैं क्रियाशील क्या होता है, अधिक, जी बिल्कुल अधिक होती है। आगे स्थिर क्या होगा, स्थिर कम होता है, क्रियाशील अधिक और स्थिर क्या होगा, कम। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी नंबर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलिए तो इसका 12 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपके पास दो यहां पर जो कह रहा है कि XO, ध्यान दीजिएगा, और दूसरा XY प्रकार का लिंग निर्धारण का उदाहरण है। आपको नीचे यहां पर दिया गया ऑप्शन है, इनको पकड़िए। क्या कह रहा है आपको, पहला मादा विषम युग्मजी फीमेल हेटेरोगेमिट का बात कर रहा है, आगे नर विषम युग्मजी मेल होमोगेमेटी का बात कर रहा है, नर विषम युग्मी मेल हेटेरोगेमेटी का बात कर रहा है। ऑप्शन डी में कहते हैं बी और सी दोनों, क्या ये दोनों है इसमें, नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए, इनको अभी आप साइड में रखिए, क्योंकि जब तक आपको हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ा देते हैं, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। हम आप लोगों को इनका हर एक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इनको तो आप समझ गए होंगे कि क्या है ये XY। हम मानव में जो है ये XY जो है ये मेल का सेक्स क्रोमोसोम है, ये है ना, ये मानव में जो है नर लिंग गुणसूत्र है। तो हमारे शरीर में जो लिंग सूत्र है वो अलग अलग होते हैं, उसी तरह ये भी जो है लिंग सूत्र है, ये मेल का है, ये भी अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग होना वही कहता है, उसी को हम लोग कहते हैं नर, चूंकि हम लोग मेल है ना, नर विषम युग्मजी, इसी को मेल हेटेरोगेमेटी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमारे में दो प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होगा, एक होगा X क्रोमोसोम वाले शुक्राणु और एक होगा Y क्रोमोसोम वाले शुक्राणु, दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। और हमारे फीमेल में जो अंडाणु बनेगा वो एक ही अंडाणु बनेगा, और वो होगा X क्रोमोसोम वाले अंडाणु, ठीक है। लेकिन लड़का में शुक्राणु दो तरह का बनेगा, एक X क्रोमोसोम वाले और एक Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म शुक्राणु, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी नंबर, नर विषम युग्मजी का उदाहरण है ये, ठीक है। तो 13 का हम लोगों का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, देखिए ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, कमेंट कीजिए, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नारियल का खाए जाने वाला भाग क्या होगा, बोलिए, नारियल कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, ईपीकार्प खाते हैं, बायफलवित्ती, मध्यफलवित्ती, मेसोकार्प खाते हैं, अंतःफलवित्ती, इंडोकार्प खाते हैं, और भ्रूणपोष, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, भ्रूणपोष, इंडोस्पर्म खाते, क्या खाते हैं। तो 14 का हम लोग क्या खाएंगे, भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म। तो 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्राय परागकण झड़ते हैं कौन अवस्था में, द्विकोशिकीय अवस्था में झड़ता है, चतुर्थ कोशिकीय अवस्था में झड़ता है, त्रिकोशिकीय अवस्था में झड़ता है, इनमें से कोई नहीं, 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 3 सेल्ड, बोले कौन सा। तो याद रखिएगा, जब भी परागकण परागकोश से, देखिए ये है इसका एंथर यानी परागकोश, ये आपको दिख रहा है, ये परागकोश है, और इसमें इस तरह से परागकण भरा हुआ है। तो इसमें परागकण इससे कब निकलेंगे, यहां से बाहर जो होगा, ये परागकण कब बाहर होगा, तब बाहर होगा जब इसमें द्विकोशिकीय अवस्था हो जाएगा, यानी 2 सेल्ड हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, वहां से निकलेंगे, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये कमाल का क्वेश्चन है, ये समझना चाहिए हम लोगों को। आपको बता दें कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम होती है, आपके नीचे ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। जो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये केवल पुरुष में होता है, लड़का में ये बीमारी होता है। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 46, लेकिन हमारे शरीर में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में 46 के जगह पर हम लोगों में 47 क्रोमोसोम हो जाता है। कितना हो जाता है, 47 क्रोमोसोम। अब बता दें, ये 47 क्रोमोसोम की वजह से हमारे इस बीमारी का रीजन होता है। तो क्या इसमें होता है, तो हमारे शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल गुणसूत्र संख्या कितना होता है, 46। तो 46 में हम लोगों में जो 44 गुणसूत्र होता है वो होता है हम लोगों का ऑटोजोम। 44 जो गुणसूत्र वो क्या होता है, हम लोगों का ऑटोजोम। यहां पर दिखा, यहां पर हम लोगों का जो होता है ऑटोजोम कितना, 44, और प्लस हम लोगों का क्या बोल देते हैं कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं एक लड़का का वो होता है एक्स और वाई। तो आप जोड़ लीजिए 44 और 2 कितना हो गया, 46। लेकिन इस बीमारी से जो ग्रसित जो लड़के होते हैं उसमें ये 44 तो ऑटोजोम हुआ ही, प्लस यहां पर जो है 2 गो एक्स क्रोमोसोम जो हो जाएगा, एक्स मतलब एगो एक्स क्रोमोसोम का बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इनको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम। और इस 47 क्रोमोसोम के होने की वजह से हम लोगों में कुछ कैरेक्टर फीमेल का दिखाई देगा, लड़की का दिखाई देगा। ऐसा क्या होगा, तो कहते हैं उस पुरुष में जो है स्तन में विकास होगा। वो जो पुरुष होते हैं उसका जो टेस्टिज होते हैं उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, मतलब शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, वो स्टेराइल हो जाते हैं, बांझ हो जाते हैं, मतलब उसमें शुक्राणु नहीं बनेगा, बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बीमारी की चीज है। शरीर इसमें सामान्यतः जो है वो लंबा ही रहता है सब चीज, लेकिन उसमें फीमेल का एक कैरेक्टर आ जाता है उसमें कि उसमें स्तन में विकास दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको बता दीजिए 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ये 2A ऑटोजोम को दर्शाता है। ये 2A जो है ना ये ऑटोजोम को दर्शाता है। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसे 2A, ये सफेद ले लेते हैं, 2, पता नहीं है साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या 2A प्लस ये वाला जो है X, X और Y, ये हम लोगों का ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का ये चीज है। ठीक है जी, तो ये 16 नंबर का जो आंसर हो जाए हम लोगों का ये B नंबर होगा। चलिए ठीक है बच्चों, अभी हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए बच्चों, अब हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं क्या कि इनमें कौन सा शुगर आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में कौन सा शुगर मिलेगा, हेक्सोज, फ्रुक्टोज, राइबोज या ग्लूकोज। तो हम लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि आरएनए में जो शुगर मिलता है वो राइबोज शुगर होता है और डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, राइबोज शुगर। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपको, इनमें कौन सा गलत है। इनमें कह रहा है कि आपको गलत कौन सा है। तो लीजिए, आपको इसमें बात किनका कर रहे हैं कि पहला दिया है एडेनिन थायमिन, जो ये दोनों प्यूरिन है, थायमिन यूरासिल पायरिमिडिन है, यूरासिल और साइटोसिन पायरिमिडिन है, और गुआनिन एडेनिन प्यूरिन है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पहले आपको ये एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं, ध्यान रखिएगा। डीएनए जो होते हैं बच्चों, ये डीएनए में जो आपको यहां पर डीएनए में जो आपको जो क्षार मिलेगा वो मुख्य रूप से डीएनए में 2 प्रकार के क्षार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के। क्या क्या, सबसे पहले प्यूरिन और दूसरा जो क्षार होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पायरिमिडिन। जरा ध्यान दीजिए, गौर करने वाली चीजें हैं, प्यूरिन और पायरिमिडिन। आप इनको ध्यान में अगर रखेंगे तो इस तरह के सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। प्यूरिन का मतलब प्यार जैसा शब्द, प्यूरिन का मतलब होता है बच्चों प्यार जैसा शब्द। जैसे आप लोग देखते होंगे
कि ऑटो हो गया, टोटो हो गया, देखिए उसमें लिखा होगा ए जी इसी से चलिए ना। कितना प्यार से वो बोल रहा है, ए जी इसी से चलिए ना। मतलब ये प्यूरिन प्यार जैसा शब्द है। तो ये जो इसके अंदर जो वर्ड बोला गया ए जी, ध्यान रखिएगा, प्यूरिन मतलब प्यार जैसा शब्द। ए जी का मतलब यहां हो गया ए फॉर एडनीन और जी फॉर गुआनिन। ध्यान रखिएगा बाबू, ए फॉर क्या होगा बच्चों, एडनीन, ठीक है, और जी फॉर क्या होगा बच्चों, गुआनिन, ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक आपको याद रहेगा। और पायरिमिडिन, पायरिमिडिन क्षार क्या होता है, ये स्कूल के हेडमास्टर की तरह, स्कूल के हेडमास्टर की तरह, कौन, ये पायरिमिडिन, जो अक्सर करके स्कूल के हेडमास्टर ये आप लोगों को बोलता होगा, अगर ज्यादा बदमाशी करोगे टीसी काट के भगा देंगे। ये हर हेडमास्टर स्कूल में धमकी देता है बच्चों को, देता नहीं है, मतलब धमकी दे देता है आपको, अगर बदमाशी करोगे टीसी काट के भगा देंगे। मतलब ये पायरिमिडिन स्कूल के हेडमास्टर की तरह है, जिसमें क्या आएगा, टी और सी। मतलब ये जो टी है, टी फोर क्या हो जाएगा बच्चों, थायमीन, और सी फोर क्या हो जाएगा बच्चों, साइटोसिन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखिएगा। तो प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं दो क्षार, वो कौन आते हैं, ए और जी, मतलब एडेनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन क्षार के अंतर्गत में कौन कौन आता है, थायमीन और साइटोसिन। बोले कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पर जो कुछ जरूरी बात है, अब इसमें यह होता है कि ये तो डीएनए में हो गया, लेकिन आरएनए में एक चीजें हैं कि आरएनए में बच्चों ये थायमीन नहीं होता है। तब क्या होता है आरएनए में, तो आरएनए में थायमीन के स्थान पर उसमें क्या मिलेगा बच्चों, यूरासिल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, यूरासिल। ये पायरिमिडिन का ही पार्ट है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये होता है क्या हम लोगों का यूरासिल, जो थायमीन के स्थान पर होता है आरएनए में। ये किस में होगा बच्चा, आरएनए में जो है आप लोगों को यूरासिल मिलेगा थायमीन के स्थान पर, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं, क्या पूछा गया आपको, एडेनिन और थायमीन। एडेनिन और थायमीन क्या प्यूरिन है, नहीं है, तो पहला ही मेरा हम लोगों का ऑप्शन गलत हो गया। इनमें कौन सा गलत बोला है, तो एडेनिन और गुआनिन होता तब प्यूरिन होता, तो पहला नंबर ही ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया, और वही गलत ऑप्शन हम लोगों का आंसर हो गया, क्योंकि पूछा इनमें कौन सा गलत है, यही चूंकि ये गलत है और यही मेरा हम लोगों का क्या होगा आंसर। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाए हम लोगों का, ए नंबर, क्योंकि यहां पर एडेनिन और थायमीन प्यूरिन का क्षार नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन गलत मतलब प्यूरिन जो है वो गलत है, और यही हम लोग पूछा ही इनमें से कौन सा गलत है, तो ये हम लोगों का गलत है, और यही हो गया हम लोगों का आंसर 18 का ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या 19, क्या कहते हैं बच्चों कि मां के दूध में पाए जाने वाले इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं। कह रहा आपको कि द इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट इन मदर मिल्क, कहता कि मां के दूध में, तो मां के दूध में जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन मिलते हैं वो मिलता है आईजीए, ये मां के दूध में पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो जैसे आप लोग कोलेस्ट्रॉम जानते हैं, जैसे बच्चा को पहला जो मिल्क पिलाया था, गाढ़ा पीले रंग के जो दूध होते हैं फर्स्ट टाइम में, प्रसव के बाद जो बच्चे को गाढ़ा पीला जो दूध, तकरीबन 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराया जाता है, जिनमें भारी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो बच्चे के प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, उसको बनाने का काम करता है, उसमें यही रहता है आईजीए। तो 19 का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा बाबू, ठीक है। 19 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 में क्या कहता है, एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक क्रोमोसोम कहां मिलता है। आप लोग पढ़े थे बच्चा, याद कीजिए, हम लोग शुक्राणु जो पढ़े थे वो, ये शुक्राणु का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये ऊपर में, इसी को हम लोग कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम, है ना। ये जो एक्रोसोम होते हैं, ये सामने ऊपर वाला पार्ट होते हैं ये, ठीक है, सबसे ऊपर वाला ये एक्रोसोम। तो आपको एक्रोसोम पाया जाता है किसमें मिलता है, शुक्राणु में, गर्भाशय में, अंडाशय में, वृषण में, तो ये मिलते हैं शुक्राणु में, ये शुक्राणु को ऊपरला हिस्सा में ना, ये है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं बच्चों
कहते हैं शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, अंड जनन, या तो फिर नन ऑफ दीज, इसमें कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। शुक्राणु बनाने की क्रिया को, शुक्राणु बनाने की प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का मतलब यहां पर होता है कि बिना निषेचन के ही जो है, बिना निषेचन के ही जब जंतु का निर्माण और बिना फर्टिलाइजेशन के ही जब जंतु का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप लोगों को यह बात मालूम होना चाहिए कि जो मेल जो हनी बी होते हैं, मधुमक्खी, नर मधुमक्खी जो होते हैं, वो बिना निषेचन के ही उसका निर्माण होता है और वो प्रोसेस होता है पार्थेनोजेनेसिस। एक होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो बिना निषेचन के ही फल बनते हैं, बिना निषेचन, और ऐसे बीजों में, सॉरी ऐसे बीज बोलता है, ऐसे फलों में बीज नहीं मिलेगा, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, जैसे केला हो गया है ना, लेकिन ये पार्थेनोजेनेसिस है। अब आगे अंड जनन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? ऊजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे ऊजेनेसिस। और ऊजेनेसिस कहता है अंडाणु बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो 21 नंबर का जो हम लोगों का आंसर हो जाएगा वो शुक्राणु जनन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, 21 का ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 22 क्या है? देखिए एक बार, कहते हैं एड्स का एक कारक है, एड्स इज काउज्ड बाय, क्या कहते हैं? किनके? ट्राइकोमोनास के द्वारा, एचआईवी के द्वारा, हेपेटाइटिस के द्वारा, या तो फिर बैसिल एंथ्रोसिस के द्वारा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एड्स का जो कारक है, एड्स जो होते हैं वो एक वायरस के द्वारा, और उस वायरस का नाम है एचआईवी। एचआईवी का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो बच्चों, एड्स का जो कारक होता है वो क्या होता है? एचआईवी वायरस। ठीक है, चलिए, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं आपको क्या कि F1 पीढ़ी, गौर कीजिएगा, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजीव अप्रभावी, अप्रभावी का मतलब ये समझे रिसेसिव, अप्रभावी जनकों से क्रॉस कराया जाता है, मतलब F1 इंटू रिसेसिव, F1 इंटू रिसेसिव इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, देखिए तो पहला ऑप्शन दिया बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, या एक संकर क्रॉस, तो इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो 23 का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 23 का क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं कि भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं या कभी नहीं खुलते हैं, इसमें किस तरह का स्वपरागन होता है? आप लोगों को यह मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले वीडियो में भी आप लोग इसमें ये क्वेश्चन को रिपीट किए थे। आपको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट हो रहा है। आपको पहले ही आपको बोले हैं कि आपको कुछ क्वेश्चन आपको स्पेशल डाला गया है कि आप लोग इन पर क्या रिएक्ट करते हैं। आप इनका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, क्या उसमें ऑप्शन होगा। आप लोगों को बताए थे, आप लोग मूंगफली जान रहे हैं, मूंगफली में दो तरह के पुष्प होते हैं। एक पुष्प नॉर्मल पुष्प के तरह पौधे के ऊपर वाले भाग में होगा, तो उसे कहते हैं केस्मोगेमस फ्लावर। और एक पुष्प होता है जो जड़ से होते हुए, यानी जड़ के पार्ट, तना से पार्ट से होते हुए मिट्टी के अंदर आपको मिलेगा, और उसमें भी फ्लावर होता है जो पैक रहता है, बंद रहता है, जो कभी नहीं खिलता है। ऐसे पुष्पों को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। और इस क्लिस्टोगेमस फ्लावर में होने वाली पॉलिनेशन, स्वपरागन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुन्मील्य परागन कहते हैं। तो हम लोगों का जो 24 नंबर है उसका आंसर होगा अनुन्मील्य परागन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। ठीक है, तो हम लोगों का जो 24 नंबर है, 24 नंबर का आंसर हम लोगों का होगा अनुन्मील्य परागन, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है आपको 25 नंबर में? कहते हैं निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना का मतलब होता है बच्चों, यहां पर डिप्लॉइड सेल का बात कर रहा है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होना चाहिए? 2n। तो आइए देखते हैं, अंड कोशिका, एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होता है बच्चों, एक सेल में n होता है। ठीक है, सहायक कोशिका साइनर्जिड सेल में इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n होगा, साइनर्जिड सेल में। उसके बाद एंटीपोडल कोशिका, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर n होता है बच्चों। और ये जो द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इसमें भले क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n। तो हम लोगों का जो जवाब है कि द्विगुणित संरचना कितना होता है? द्वितीयक केंद्रक का, सेकेंडरी न्यूक्लियस का, इसी को पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक को, सेकेंडरी न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई भी हम लोग इनको कहते हैं। तो हम लोगों का 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए
क्वेश्चन नंबर कितना 26 क्या कहता है आपको, निम्नलिखित में किसमें एरिल पाया जाता है। आपको फिर से बोले क्वेश्चन कुछ रिपीट आपके सामने रखा गया है, लीजिए एरिल किसमें मिलता है, आम में, सेब में, शरीफा में, नाशपाती में। तो आपको बता दें कि ये जो एरिल मिलता है वो किसमें मिलेगा, शरीफा में मिलेगा, लीची में मिलेगा। ये शरीफा और लीची में खाने योग्य भाग है। तो 26 का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 27 में, जरायु जता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरायु जता किसमें पाया जाता है, मतलब विविपेरी किसमें मिलेगा, तो किसमें, मदार में, क्लोट्रोपिस में, राइजोफोरा में, पानी फल में, बिगोनिया में, किसमें मिलेगा। तो कहते हैं क्या कि विविपेरी जो जरायु जता जो मिलेगा ये मिलते हैं ऐसे प्लांट में जो आप हम लोगों को मैग्रोव वाले जो क्षेत्र में है उनमें मिलेगा। जो दलदली वाले क्षेत्र में मिलता है ऐसे क्षेत्र में क्या मिलेगा, राइजोफोरा। ये जो राइजोफोरा है उसमें मिलेगा। जरायु जता का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे बीज या ऐसे बीज जो पौधा में लगा हुआ ही रहेगा, फल में ही रहेगा और वो अंकुरित हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे अंकुरन को जरायु जता कहते हैं और ये राइजोफोरा में होता है। 27 का आंसर हम लोगों का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहते हैं, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार क्या कहते हैं। मेंडल के प्रयोग में एक लक्षण अगर वैकल्पिक रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, या तो युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए, एलिलोमॉर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग एलिलोमॉर्फ कहते हैं। तो हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या है 29 नंबर। क्या कहता है आपको, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद त्वचा वाले मवेशी से क्रॉस कराया था, जिस तरह का क्रॉस जैसे ही आए आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए किस क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग मिराबिलिस जलापा नामक पौधा में जब आप लोग लाल और सफेद पुष्प के बीच क्रॉस कराए तो वो क्या था, हम लोगों का अपूर्ण प्रभाविता। लेकिन जब आप लोगों को मवेशी के बीच, जानवर के बीच में जिसमें आप लोगों को क्रॉस करवाए थे, जिसमें मवेशी का रंग कैसा मिला था, चितकबरा, है ना, तो उन्हें जैसे ही बात किया चितकबरा या रोहन त्वचा वाले संतान की उत्पत्ति होती है, ये किसको दर्शाता है, अतः जिसके उपरांत 21 पीढ़ी में 21 का है F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में चितकबरा या रोहन त्वचा वाले संतति की उत्पत्ति हो, यह किसको दर्शाता है। आपको डायरेक्ट बोले ये किसको, सप्रभाविता को, कोडोमिनेंस को दर्शाता है। क्या पूर्ण प्रभाविता को, अपूर्ण को, संलग्नता को नहीं, हम लोग कहते हैं सप्रभाविता, कोडोमिनेंस को दर्शाएगा। तो 29 नंबर का जो आंसर है हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 29 का हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहते हैं हम लोगों को, ये जो क्वेश्चन है ये कमाल का है, ये जवाब हमारे बच्चों को होना चाहिए एकदम एक बार में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे, जरा अब बोलिए। पहला ऑप्शन दिया ह्यूगो डिब्रीज, दूसरा कोरेंस, अगला इरिक वान शेरमार्क, ऑप्शन डी इनमें सभी। मेरे बच्चों ये जितने भी आपको साइंटिस्ट दिख रहा है, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस, इरिक वान शेरमार्क, इन तीनों ने मिलकर मेंडल के नियम को रिपीट किया था। मेंडल के द्वारा जो अपना रिसर्च किए थे इनको रिपीट किया था। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कितना, 31 नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन, अरे यार क्या ये सब है, कौन स्पीसीज एकलिंगी है। एकलिंगी का मतलब यहां पर यूनिसेक्सुअल का बात कर रहे हैं। एकलिंगी क्या, कॉकरोच, तिलचट्टा, केचुआ, फीता कृमि, स्पंज। बच्चों याद रखिएगा ये जो स्पंज है ये बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं, फीता कृमि ये भी बाइसेक्सुअल द्विलिंगी होते हैं, केचुआ ये भी द्विलिंगी होते हैं। मतलब इनके बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों रहता है। लेकिन ये जो तिलचट्टा कॉकरोच है इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, मतलब ये एकलिंगी होते हैं। तो 31 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 31 का आंसर हम लोगों का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 32 नंबर में, कहता है कि बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है। द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, आपको पहला दिया मछली में, पक्षी में, सरीसृप में, स्तनपायी में। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, स्तनपायी में नहीं होगा, सरीसृप में भी नहीं, पक्षी में भी नहीं, लेकिन मछली में जो है कुछ मछलियों में जो निषेचन होता है वो होता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेंढक में भी बाह्य निषेचन होती है और कुछ मछली में भी बाह्य निषेचन होती है। तो 32 का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है आपको,
जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस दर्शाया जाए तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोले, जब सिर्फ एक जोड़े, कितना कैरेक्टर का बात बोल रहे हैं, एक कैरेक्टर का। तो याद कीजिए आपको बोले थे जब एक एक जोड़े वाले, जब एक एक गुण वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है, मतलब एक जोड़ा गुण के बीच क्रॉस कराया, एक जोड़ा मतलब दो गुण, तो एक जोड़ा गुण के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को कहते हैं एक संकर क्रॉस। क्या कहते हैं बच्चों, इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक क्रॉस कहते हैं, दुई संकर क्रॉस कहते हैं, या दुई क्रॉस कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं आप लोगों को कि फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर प्रयोग कर वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत को सत्यापित किया था। देखिए गौर करने वाली बात क्या है, यहां पर जो फ्रूट फ्लाई पर जो वंशानुगति का जो अपना जो सिद्धांत को क्या किया था, बोले सिद्धांत को सत्यापित किया था, वो करने वाला कौन था, मेंडल थे, सटन और बोवरी थे, थॉमस हंट मॉर्गन थे, या हैंकिंग थे, कौन थे? आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि ये जो सटन और बोवरी है वो केवल ये क्रोमोसोमल सिद्धांत को केवल उन्होंने सिद्धांत को प्रपोज किया था, मतलब सबसे पहले उन्होंने बताया था, लेकिन ये सिद्धांत को, गुणसूत्रीय सिद्धांत को जो है सत्यापित जो सिद्ध किया था वो किया था थॉमस हंट और मॉर्गन ने किया था। किसने? थॉमस हंट और किसने बोला? मॉर्गन ने। तो इसका 34 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 का कितना होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहते हैं, यदि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है। आइए देखिए, आपको कहा क्या कि कह रहा आपको द्विगुणित कोशिका में यानी 2n बराबर कितना दिया आपको? 20 दिया है। तो मक्के के युग्मक, युग्मक का मतलब होता है जिसमें गुण संख्या n होता है, और युग्मक में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? n। तो हमको n फ्री कर लेना। यहां पर देखिए आप लोगों को दिया गया है, क्या दिया है? तो 2n बराबर 20, तो यहां पर n को फ्री कर लीजिए। n बराबर कितना हो जाएगा? 20/2, तो कितना हो जाएगा? 10। तो n बराबर हो जाएगा हम लोगों का 10। तो यहां पर युग्मक में कितना क्रोमोसोम होता है? n। तो n बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये 10 हो जाएगा। तो आपका यहाँ ऑप्शन देखिए कौन है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो पहला ए नंबर कितना हो जाएगा? 10। तो 35 का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 35 का हम लोगों का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहते हैं, कहते हैं क्या कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये कमाल का क्वेश्चन है बच्चों, एकदम इस क्वेश्चन को आप अच्छा से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। ओरिजिन ऑफ इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये पुस्तक क्या माल्थस के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा, डार्विन या लेमार्क? बच्चों ये पुस्तक जो लिखा गया था वो डार्विन के द्वारा। किनके द्वारा बच्चों? डार्विन के द्वारा। एकदम ये सब क्वेश्चन देखते ही आपका जवाब तुरंत होना चाहिए। तो 36 नंबर का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों? सी नंबर, डार्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस तरह का जो जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन रहेगा ना लेमार्क और डार्विन का, वो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कराकर आप लोग खत्म कर देंगे, लगे रहिए केवल आप लोग। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, डीएनए से आरएनए, आपको यहां पर हम एक लाइन ऊपर में लिखना चाहेंगे। देखिए यहां पर ये है डीएनए, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और फिर ये मैसेंजर आरएनए से ये बनेगा बच्चों प्रोटीन। क्या बनेगा? ये प्रोटीन। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, इस क्रिया को कहा जाता है ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे ट्रांसलेशन। हम याद कर लीजिएगा, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना तो इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो आपको कह रहा है आपको कि डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? तो रूपांतरण, ट्रांसलेशन कहते हैं इसे, प्रतिकृति रेप्लिकेशन कहते हैं, ये हो गया बी और यहां होगा सी। क्या इसे ट्रांसमिनेशन कहते हैं? और ऑप्शन डी में अनुलेखन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। हम लोगों का आंसर हो जाएगा 37 नंबर का, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अनुलेखन। ठीक है, चलिए तो 37 का आंसर हम लोगों का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, हम लोग आखिरी स्टेज में पहुंचने वाले हैं। कहते हैं एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूण पोष होता है। एक भ्रूण पोष में
भ्रूण पोष नहीं होगा, भ्रूण कोष होगा, भ्रूण कोष। इसी को हम लोग एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एक एम्ब्रियो सैक में कितनी कोशिका, कहते हैं कितना कोशिका, 7 कोशिका, 7 सेल, और 7 केंद्रीय यानी 7 न्यूक्लिएट, 8 कोशिकाएं, 8 केंद्रीय यानी 8 सेल और 8 न्यूक्लिएट, 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रीय, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट। ऑप्शन डी 8 कोशिकाएं और 7 केंद्रीय, मतलब 8 सेल और 7 न्यूक्लिएट। बाबू आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को बताए थे उस दिन भी कि भ्रूणकोश में कोशिका की संख्या 7 और केंद्रक की संख्या 8। कोशिका कितना 7 और केंद्रक कितना 8, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, ये वाला ऑप्शन जो सी नंबर है ये हम लोगों का आंसर होगा, 7 नंबर। तो 38 का, सॉरी 7 नंबर बोलते हैं, 38 का हम लोगों का सी नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं एक संकर संकरण का अनुपात, एक संकर संकरण का, ये चीजें हम लोगों को ध्यान देना है। आपको पूछ रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात। आपको बोले थे जब भी इस तरह का सवाल होगा इसमें आपको न तो फिनोटाइपिक पूछ रहा है न तो जीनोटाइपिक पूछ रहा है। गौर करने वाली बात है, आपको यहां पर फिनोटाइपिक और ना ही आप लोगों को यहां पर जीनोटाइपिक के बारे में बात किया, जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में आपसे नहीं बात किया है ना, आपसे बात नहीं किया कि फिनोटाइपिक पूछ रहे जीनोटाइपिक नहीं पूछता है। वही पूछा आपको एक संकर संकरण का अनुपात, केवल अपने ही पूछा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है रेशियो क्या होता है। जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपका जवाब हमेशा होगा फिनोटाइपिक रेशियो। ये वाले जो होते हैं इन्हीं को बताना होता है। तो एक संकर क्रॉस का जो फिनोटाइपिक अनुपात होता है बच्चों वो होता है 3:1 और इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है। लेकिन हम लोगों को पूछा है केवल एक संकर संकरण का अनुपात। इसमें हम लोगों को जब भी लिखना होगा किसको लिखेंगे, फिनोटाइपिक अनुपात को, मतलब 3:1 को। ये ध्यान में रखिएगा। तो 39 का बी नंबर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन जो हम लोगों का 40 नंबर है वो क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि वर्णधिता, इसी को वर्णधता, इसी को वर्णिता, इसी को कहते हैं जिससे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसे कहते हैं क्या, वर्णता से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रोगों में, सॉरी रोगों बोल दिया, किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है, किन रंगों में ये अंतर नहीं कर पाते हैं। तो जो आदमी कलर ब्लाइंडनेस यानी रंग वर्णधता से ग्रसित होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोग लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाते हैं, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। वही आपसे पूछा है कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है। ऑप्शन दिया नीला एवं हरा रंग, लाल एवं हरा रंग, लाल एवं पीला रंग, लाल एवं नीला रंग। तो बाबू आपको आपका जवाब होगा लाल एवं हरा रंग। इन दोनों रंग में ये फर्क नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों का जवाब 40 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। ठीक है जी। तो आप लोगों का यहां पर ये पूरे एक सेट जो है वो फिर दोबारा कंप्लीट हो गया है ना। तो आप लोगों सभी बच्चों से बोलेंगे जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत जीपीएस एकेडमी लगातार कर रही है और अब आप लोगों का इस वीक तक में आप लोगों का जो है सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आप लोगों को जितने भी पीडीएफ है, नोट्स है, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप झारखंड के किसी भी जिले से है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जुड़िए और आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ, यहाँ तक आप जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं है ना, ये पीपीटी जो है वो भी आपको मिल जाएगा। आप जुड़िए, फिर आप लोगों को हर एक चीज का आपको प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल। आप लोग वहां से एक्सेप्ट करके अपना खुद जीरोक्स करके फिर दोबारा उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को ये पढ़ाई और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इन चीज़ों को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।